ब्रेक के बाद विस्तार विशेष में आपका स्वागत है। आपने अब तक खबरों का विश्लेषण देखा, खबरों के अंदर की खबर देखी। अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। विस्तार विशेष में हम आपको जनता से जुड़े मुद्दों से लगातार रूबरू करा रहे हैं। हमने आपको जबलपुर में चल रहे एम्बुलेंस माफिया की कमीशनखोरी के बारे में कल बताया था। आज हम आपको गुना जिले में चल रहे फर्जीवाड़े की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। गुना में 108 एम्बुलेंस के जरिए लोगों की मदद पहुंचाई जानी थी, लेकिन पैसों के लालच में यहां भी एम्बुलेंस माफिया सरकारी सिस्टम को पलीदा लगा रहा है। बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बनी इस योजना को एम्बुलेंस के वेंडरों ने पैसा कमाने का जरिया सा बना लिया है, जिससे इमरजेंसी सिस्टम बीमार हो चुका है। विस्तार न्यूज ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में चल रहे एम्बुलेंस माफिया का पर्दाफाश किया, कमीशनखोरी की सच्चाई उजागर की। अब हम आपको बताते हैं गुना में चल रहे एम्बुलेंस फर्जीवाड़े का कच्चा चिट्ठा। 6-7 बजे से 4 बजे से जो अब जाके गाड़ी अभी लग भी नहीं, फिर भी हमारे साधन से लेके हम आया। तो गाड़ी बमोरी क्षेत्र में अभी नहीं आ पाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त में लोगों की जीवन रक्षा के लिए 108 एम्बुलेंस चलाती है और इसका जिम्मा जय अम्बे हेल्थ केयर लिमिटेड को दिया है। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की शुरुआत इसलिए की गई थी कि गंभीर बीमार या एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को तत्काल मदद मिल सके, लेकिन पैसों के लालची लोगों ने इसमें भी धंधा ढूंढ लिया। विस्तार न्यूज ने गुना जिले के 10 गांवों में पड़ताल की और जो जानने को मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। आपको पूरी हकीकत विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि 108 एम्बुलेंस काम कैसे करती है। इमरजेंसी सिस्टम बीमार है। इमरजेंसी में पीड़ित व्यक्ति 108 पर कॉल करता है। कॉल सेंटर से पीड़ित को आईडी जारी की जाती है। इसी आईडी के जरिए एम्बुलेंस मरीज तक पहुंचती है। शहर में 16 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 मिनट रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन होता इसके उलट है। लोगों को घंटों इंतजार कराया जाता है, जिसके बाद मजबूरी में मरीज को निजी वाहन या एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक का सफर तय करना पड़ता है। भाई कितने बजे आपने फोन किया? 2:30 बजे हमने फोन किया था गाड़ी वाले को, तो भैया ने बोला अभी तो गाड़ी बमोरी क्षेत्र में है, अभी नहीं आ पाएगी, यूँ बोला था। तो भैया ने फिर फोन कट कर लिया। तो हमने फोन कट कर फिर गांव में, नज़दीक में गांव है, वहाँ से हमने गाड़ी करी। वो भैया ने बोला इतने पैसे लूंगा, तो 2000 रुपये लिया भैया ने और रात को छोड़ के चला गया। 3:30 बजे यहाँ पर आ गए? 3:30 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे। अच्छा, 3:30 बजे आप पहुँच गए थे। तो यहाँ डिलीवरी कितने बजे हो गई? मान लो 4:15 पे से हो गई थी। एम्बुलेंस ड्राइवर और वेंडर मिली भगत करके फेक आईडी जनरेट कराते हैं। एम्बुलेंस जितनी चलती है उतने का फर्जी बिल वसूला जाता है और ऐसे में पीड़ित मरीज सिर्फ इंतजार करते रह जाता है, क्योंकि ना तो ड्राइवर फोन उठाता है और अगर उठा भी लिया तो आने में बहुत समय लगा देता है। हमारा ड्राइवरी 4 दिन की 4 हो गए, लेकिन हम 1 बजे से फोन करने लगा तो 6 बजे आई नहीं, जब तक तो औरत को कुछ भी हो जाए। तो फिर अभी आज गाड़ी आज की बात को आज ही कॉल लगा रहे हम 6-7 बजे से 4 बजे से, जो अब जाके गाड़ी अभी लग भी नहीं, फिर भी हमारे साधन से लेके हम आया। भाई उल्टा कर करके पस्ट होगी। तो गाड़ी मिली आपको? नहीं मिली। 108 इमरजेंसी सेवा में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए इसे मॉडर्न सिस्टम से लैस किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन एम्बुलेंस की हकीकत इसके उलट है। कॉल सेंटर में LBS यानी लोकेशन बेस्ड सिस्टम एक्टिव नहीं है। रिस्पांस टाइम रिसीव नहीं होने से एम्बुलेंस ट्रेस नहीं हो पाती। इसके अलावा एम्बुलेंस में GPS सिस्टम भी बंद पड़ा है। गुना में फर्जी आईडी का खेल कैसे चल रहा है, इसे सबूत के जरिए समझिए। गुना के राघवगढ़ में 11 मार्च को फर्जी आईडी नंबर 10090 जनरेट हुई। फेक कॉलर ने पेट दर्द की शिकायत की थी। विस्तार न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला कि मरीज बिल्कुल ठीक था। एम्बुलेंस 90 किलोमीटर का सफर तय कर वापस लौट आई, यानी 180 किलोमीटर का किराया मुफ्त में वसूल लिया गया। भ्रष्टाचार के इस पूरे खेल के गणित को समझने की कोशिश करें तो फेक आईडी के जरिए करीब 400 किलोमीटर चल रही है एम्बुलेंस। प्रति किलोमीटर एम्बुलेंस को 18 रुपए का पेमेंट होता है। महीने में जननी एक्सप्रेस 15 से 18 हजार किलोमीटर चल रही है, यानी हर महीने 2 से 3 लाख रुपए का घोटाला हो रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन का वही रटा रटाया जवाब है, जिम्मेदार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। गलत कॉलर्स से फ़ोन लगवाया जाकर और एम्बुलेंसेस को बिजी दिखाया जा रहा है और उसके एवज में दूरस्थ अंचल की एम्बुलेंसेस को इंगेज किया जा रहा है।
मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से एम्बुलेंसेस के टाइम का डिटेल अभी प्राप्त करूंगा, और यदि इस फीडबैक में हमको कुछ तथ्यात्मक रिपोर्ट से पुष्टि मिलती है तो बहुत सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हम करेंगे। यानी निजी एम्बुलेंस और सिस्टम की मिली भगत में जो जरूरतमंद हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वहीं सिस्टम को पलीता लगाकर जनता के पैसे को भी लूटा जा रहा है। मोहन बघेल, विस्तार न्यूज। अब बात मध्य प्रदेश के रीवा जिले की। यहाँ धूल के गुबार में लोगों का जीना दुश्वार है। लगातार चल रहे स्टोन क्रशर से रहवासियों को अस्थमा और सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। बार बार शिकायतों के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा। विस्तार विशेष में देखिए संवाददाता विवेक तिवारी की एक खास रिपोर्ट। ये धूल का गुबार देखकर आप इससे बचना चाहेंगे, लेकिन इन ग्रामीण लोगों की किस्मत में ये धूल की परत इस तरह जमा हो गई है कि हटने का नाम ही नहीं लेती। मध्य प्रदेश के रीवा में स्टोन क्रशर का कारोबार बड़े बड़े घरानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है, तो ग्रामीणों के लिए बीमारियों का अंबार। स्टोन क्रशर एरिया जिस तरह बढ़ रहा है, लोगों को खुले में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और तरह तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं रीवा जिले के बैजनाथ ग्राम में। यह स्टोन क्रशर एरिया है और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि कौन कौन सी तकलीफ़ों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। रीवा जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां स्टोन क्रशर चल रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों में काले पत्थर पाए जाते हैं। जिले के बैजनाथ और आसपास के गांव में भी यही हालात हैं। धूल का गुबार इस कदर रहता है कि गांव के लोगों का जीना मुश्किल है। ये लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो पूरे शरीर पर धूल की परत जमी होती है। और आँख से कमजोर है, बीपी बढ़ रही है। तो ये सब धूल के कारण? धूल के कारण सर। हाँ, प्रेशर की। हाँ, धूल भर जाता, खांसी आने लगती। फिर घरों में क्या क्या? घर में तो इतना धूल की अब क्या बता। खाना तक में धूल, खाना में, कपड़ा जो बाहर बगरा दे उसमें भी धूल। खाने पीने में दिक्कत है, थाली में धूल पड़ता है। लड़के बच्चों को परेशानियां हैं, स्कूल का आना जाना यातायात ख़त्म है, सब बंद है। भाई गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहे हैं यहाँ, लड़का नहीं पहुँच रहे हैं टाइम से, और बीमारियाँ आए दिन पड़ रही हैं। कहीं हार्ट के पेशेंट में ही हूँ, बैठा हूँ। अब इस पेड़ को देखिए, इसकी हरियाली धूल की परत से ढक चुकी है। पत्ते हैं कि नजर ही नहीं आते। इस एरिया में जब हम थोड़ी देर पैदल चलते हैं तो हमारे पूरे कपड़ों में धूल की एक परत जम चुकी है। तो समझिए यहाँ के लोग किस तरह यहाँ जीवन निर्वहन करते होंगे। पीछे एक पेड़ देख सकते हैं। पेड़ के हालात ये हैं कि यहाँ पर हर पत्ती में धूल की एक परत जमी हुई है। पेड़ पूरी तरह सूखने के जैसे हालात हो गए हैं और घरों की दीवारों में धूल की एक परत जम चुकी है, जहाँ पर जीवन जीना भी मुश्किल है। बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि जिस तरह के हालात दिखे हैं ये इस एरिया के नहीं, दूर दूर तक इस एरिया में यही हालात हैं। और मुश्किल इतनी होती है लोगों को जीवन जीने में कि वहाँ कि स्थानीय लोग, चाहे खाने की व्यवस्था हो या पीने के पानी की व्यवस्था हो, हर जगह प्रदूषण इतने बदतर स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि धूल की परत चारों तरफ जमी हुई है। क्रशर की शिकायतें ग्रामीणों ने कई बार प्रदूषण और खनिज विभाग से की, पर कार्रवाई के नाम पर इन्हें कुछ दिन बंद कर दिया जाता है। लगातार उड़ रही धूल के चलते लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बहुत दिक्कत जाती है, खाने पीने के लिए कुछ बहुत प्रदूषण उड़ता रहता है। दिक्कतें भी बहुत, तकलीफें उड़ रहती है। खाने में भी धूल उड़ता रहता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ है और जो वृद्धावस्था में उनको ज़्यादा तकलीफ़ है। उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल ये बड़े बड़े लोग हैं तो अपना खुलाए हैं, करे हैं, ना कोई ना सरपंच सुन रहा, ना सरकार सुन रही। आँखी में रोज दवाई डाल रहे हैं, तब तो नहा रहे नहीं, राज का आँखी फूट जाती, बिना चश्मे के चल नहीं रहा है। हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आप अगर रात में सोते हैं तो डस्ट का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि आप घरों के अंदर डस्ट आ जाती है और उस चक्कर में आप ना तो सांस ले पाते हैं अच्छे से और ना नींद आती है।
डॉक्टर संतोष सिंह बताते हैं कि रहवासियों में अस्थमा और सिलिकोसिस जैसी बीमारियों के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इलाके में लंग्स और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। धूल और गर्मी दोनों जो है तो अपने चरम पे आ गए हैं और धूल की वजह से जो पुराने अस्थमा के पेशेंट हैं, नए अस्थमा के पेशेंट हैं, इस तरह के पेशेंट जो है तो ओपीडी में बहुत आ रहे हैं। सिलिकोसिस नामक एक बीमारी है जिसमें जो है तो लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है और पेशेंट को जो है तो बहुत ही सांस लेने में दिक्कत होती है, जो मेनली जो है तो गर्मियों में और धूप और धूल की वजह से ज़्यादा होती है। स्टोन क्रशर एरिया में एनजीटी के सारे नियम को दरकिनार किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस मामले की शिकायत करने वाले बीके माला बताते हैं कि कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। वाटर एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, रोगियों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मैंने एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में माननीय न्यायालय में एक प्रकरण दायर किया था कि अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा है, जो जीवन प्रभावित हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए माननीय न्यायालय एनजीटी ने जो आदेश किया था उस पर कंप्लायंस नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रशासन एनजीटी के नियमों के तहत स्टोन क्रशर एरिया में लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं और उपाय भी बता रहे हैं। हम लोग स्टोन क्रशर की गाइडलाइन का जो पालन है, जो नियम है, उनमें प्राइमरी को ढकना, छन्ने को ढकना, सेकेंडरी को ढकना और आपके क्रशिंग यूनिट को ढकना, बाउंड्री वाल का निर्माण करना, जल छिड़काव की व्यवस्था कराना और जो आपके प्लांटेशन कराना, ये सब नियम में आते हैं और किसानों के द्वारा पालन कराया जाता है, तभी उनका नवीनीकरण होता है। नियम कानून को ताक में रखकर यहाँ 24 घंटे क्रशर मशीनें धूल उगल रही है, जिसके कारण यहाँ के लोगों के जीवन में भी पूरी तरह धूल भर चुकी है। नतीजा ये है कि तरह तरह की बीमारियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन, खनन विभाग, पर्यावरण विभाग पूरी तरह खामोश है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले सुकमा में एक राम मंदिर पिछले 21 सालों से अपने भक्तों की राह ताक रहा था। इस मंदिर को नक्सली दहशत के चलते बंद कर दिया गया था। विस्तार विशेष में देखिए इस राम मंदिर के नक्सली खौफ से बंद हो जाने और सीआरपीएफ जवानों के इस मंदिर को वापस खोले जाने का संघर्ष हमारी इस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। इस मंदिर में सीता राम है, दोनों जीवित हैं, इसलिए बनाया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से हुई। देश दुनिया ने रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान देखा और 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। कुछ ऐसा ही इंतजार छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी 2 दशकों से हो रहा था। नक्सलियों के गढ़ सुकमा में एक राम मंदिर भक्तों की राह ताक रहा था। सुकमा से करीब 120 किलोमीटर दूर केरला पेंदा में इस मंदिर को नक्सली दहशत में बंद कर दिया गया था। विस्तार न्यूज की टीम ने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए मुश्किल सफर तय किया ताकि आप तक इस मंदिर की तस्वीरें पहुंचा पाएं। साल 2003 में माओ के द्वारा इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। यहाँ पे पूजा पाठ पूर्ण रूप से बंद हो गई थी। आखिर क्यों उन्हें ऐसा लगा कि इस मंदिर में पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए? पिछले 2 दशकों से इस मंदिर के द्वार में ताला लगा था और गांव के लोग डर के कारण यहां तक नहीं पहुंचते थे। मंदिर के पुजारी ने विस्तार न्यूज को बताया कि साल 2003 में नक्सलियों ने मंदिर को बंद करने और पूजा पाठ रोकने का फरमान जारी किया था, लेकिन पुजारी छुप छुप कर पिछले 1 साल से पूजा कर रहे थे। पहले नक्सली नहीं था, उस समय दिन तक पूजा करते थे। नक्सली आ गया तो छुप छुप के पूजा करते थे। फिर उन्हें आके पूजा बंद करा दिए थे। फिर पिछले साल से फिर छुप छुप के फिर चालू कर दिए थे। कल परसों आके पूरा साफ सफाई कर दिए। नक्सलियों के खौफ को खत्म करते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने मंदिर के दरवाजे खोले और फिर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी।
गांव के पास कैंप खुलने से नक्सलियों का डर भी खत्म हो गया। बातचीत के दौरान ही ये पता चला कि सारे इच्छुक हैं, पूजा पाठ के लिए इच्छुक हैं, लेकिन कहीं न कहीं डर से इस मंदिर में वो नहीं जा रहे थे। और हमने भी उनको आश्वासन दिया, सुरक्षा का भाव उनके अंदर जताया कि आप जो है आप स्वतंत्र हैं, हमारे आने से जो है आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। और इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ग्रामवासियों के चेहरे पर जब मंदिर की जब आरती हो रही थी तो उनके चेहरे पर जो है जो खुशी का भाव था वो हमारे लिए भी बड़ा सुखमय और सुखकारी रहा जो है। और ये प्रयास सीआरपीएफ 74 वाहिनी का मुझे लगता है कि गांव के साथ तालमेल बैठाने में बड़ा मददगार साबित होगा भविष्य में। सुकमा का केरला पेंदा गांव 4 दशकों से नक्सली खौफ के साए में जी रहा है, लेकिन 6 दशक पहले यह आस्था का बड़ा केंद्र था। इसे भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा भी बताया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मंदिर में विराजित मूर्तियों को उड़ीसा के पुरी से मंगाया गया था, जो चमकीली संगमरमर पत्थर की बनी है। मंदिर में जो मूर्ति लाए थे राम, लक्ष्मण और सीता का, वो मूर्ति कौन बनाया था? पुरी से लाए। पुरी से लाए थे? हाँ, पुरी से लाए। कैसे लाए थे उस समय? वो गाड़ी से लाया ना। कौन सा गाड़ी? किसका? बैलगाड़ी? नहीं, हाँ, वो बिहारी देश बाबा लाते हैं। इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी अपने आप में बेहद खास है। मंदिर परिसर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ ही कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पूरे खासकर बस्तर और इस सुकमा दंतेवाड़ा की अगर हम बात भी करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर श्री गणेश और भगवान शिव का अवतार यहाँ पर देखने को हमेशा मिलता है। लेकिन इस क्षेत्र में पहला जगह है ये अंदरूनी इलाके में कि यहाँ पर श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का स्वरूप एक साथ तीनों इस मंदिर में देखा गया है। शहनवाज खान के साथ विस्तार न्यूज सुकमा। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह दौर डिजिटल इंडिया और स्मार्टफोन का है। गांव-गांव, कस्बों तक गैस सिलेंडर पहुंच चुके हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में ही हमारे बहादुर जवान धुएं में खाना बनाने को मजबूर हैं। मजबूरी की इस तस्वीर को देखकर आप यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हैं। देखिए विस्तार विशेष में रोहित मिश्रा की ये स्पेशल रिपोर्ट। आप भी इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि जवानों के जीवन में कितना संघर्ष है। आप और हम तो अपने घर के कंफर्ट में हर सुविधा से लैस हैं, लेकिन राजधानी में जवानों की जिंदगी आसान नहीं है। इन जवानों के लिए संघर्ष सिर्फ ड्यूटी के दौरान नहीं होता, चुनौती पेट की भी है। 10 से 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद इन जवानों को खुद के लिए खाना बनाना पड़ता है, और खाना किस जगह बनता है ये जब आप देखेंगे तो महसूस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि जवान बनना आसान नहीं। देश के गांव-गांव तक गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। महिलाओं को धुएं से निजात मिल चुका है और महिलाएं गैस सिलेंडर पे खाना बना रही हैं। शासन प्रशासन लगातार योजना भी तैयार करता है, लेकिन जब बात जवानों की आती है तो स्थिति मेरे सामने रखे लकड़ी जैसी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये पुलिस हेडक्वार्टर के समीप पर बटालियन है, 17वीं बटालियन है, जहाँ पर यहाँ के जवान इन लकड़ियों से खाना बनाने में मजबूर है। तो तस्वीर देखिए, ये तमाम जवान की लकड़ियाँ हैं, जगह जहाँ से इसे कटिंग करके यहाँ लाया जाता है। आपने देखा कि जवान खाना बनाने के लिए लकड़ी का जुगाड़ कैसे करते हैं। अब आपको दिखाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस में जवान अपना जीवन कैसे जीते हैं। एक कंपनी में 130 जवान होते हैं। रायपुर की 14वीं बटालियन में हर रोज 90 से 100 लोगों का खाना चूल्हे पर बनता है। ये जब पूरे सीन को हमारे कैमरा पर्सन खेमराज दिखाएंगे तो आप देखिए, और इसको देखने के बाद यही ख्याल आता है, क्या हम बस्तर में हैं? क्या हम बस्तर पे जवानों की स्थिति देख रहे हैं? और बस्तर में जब नए कैंप खुलते हैं तब ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जहां पर आग पर खाना बनाया जाता है। तो देख सकते हैं रात की तैयारी दोपहर 3 बजे से ही शुरू कर दी गई है, ताकि समय रहते 8 या 9 बजे के आसपास खाना बना लिया जाए। तो देखिए, अभी गरम तो होगा, लेकिन छू के देखते हैं, पानी गरम हो रहा है। खेमराज आगे आइए, आगे आके दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइए, अच्छे से दिखाइए। ये देखिए, पानी गर्म हो रहा है और रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सबसे ज़्यादा चौंकने वाली बात लगी कि टेबल पे रोटी बेलते। खेमराज जी, मैं आपको बोलूँगा कि टेबल को दिखाइए,
जो हम घर पे बेलते हैं रोटी, आप देखे होंगे, लेकिन ये टेबल है, टेबल देखिए, और इससे बेला जाता है, इससे रोटी बेला जाता है, ये लकड़ी लग रहा है। जवान बस्तर से राजधानी की ओर ड्यूटी करने पहुंचते हैं तो उन्हें राजधानी का सुख नहीं मिल पाता। जिस तरह से वह बस्तर में रह रहे थे, कुछ इसी तरह का जीवन उन्हें मुख्यालय में भी जीना पड़ता है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सिस्टम में दावे किए जाते हैं, गैस सिलेंडर दिए जाते हैं और जवानों की हितैषी होने का वादा जब सरकारें करती हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर। सवाल यही है कि आखिर कब तक। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों और आपसे जुड़ी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपसे जुड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।